नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें टॉप 10। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महाकुंभ 2025 का समापन आज महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान, त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु का सैलाब, सीएम योगी ने की निगरानी। महाकुंभ 2025 का समापन आज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान के साथ हो रहा है। त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम में लाइव फीड के जरिए स्नान पर्व की व्यवस्थाओं को निगरानी की और अधिकारियों को सुरक्षा और सुविधा को सुचारू रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन को घाटों पर पूर्ण सुरक्षा और यातायात प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा, जिससे श्रद्धालु को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम योगी ने महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर संगम में श्रद्धालु की आस्था को नमन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूज्य संतों और श्रद्धालु के कल्याण की प्रार्थना की और देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। बिहार में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, दिलीप जायसवाल का इस्तीफा। एक व्यक्ति एक पद नीति के तहत जायसवाल ने छोड़ा मंत्री पद। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के तहत सीएम नीतीश कुमार की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर भाजपा के किसी कद्दावर नेता को शामिल करते हुए आज शाम या गुरुवार सुबह मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। इस्तीफा राजभवन भेजा जा चुका है और शपथ के लिए समय मांगा गया है। 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए में नए मंत्रियों की नियुक्ति पर चर्चा जारी है। सूत्रों के अनुसार इस बार 5-6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनमें भाजपा से 3-4, जदयू से 1-2 और जीतन राम मांझी की पार्टी से एक मंत्री संभावित है। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगली जाति अति पिछड़ा और कुर्मी समाज से प्रतिनिधित्व राय तय किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिलाड़ियों की सुरक्षा पर उठे सवाल, सुरक्षा ड्यूटी से इंकार। पाकिस्तान में 100 से अधिक पुलिसकर्मी बर्खास्त। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सुरक्षा ड्यूटी से इंकार करने पर 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। ये कर्मी लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम और टीम हॉस्टलों के सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन ड्यूटी से अनुपस्थित रहे या जिम्मेदारी संभालने से मना कर दिया। आईजीपी पंजाब उस्मान अनवर ने इस लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार बर्खास्त कर्मी लंबे समय तक ड्यूटी के बोझ से परेशान थे, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने पहले ही सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में न खेलने का निर्णय लिया था। इस बीच पीसीबी ने रावलपिंडी स्टेडियम में दर्शक के मैदान में घुसने की घटना पर संज्ञान लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और क्रिकेट स्थलों में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय की समीक्षा की जा रही है। पठानकोट बॉर्डर पर घुसपैठी नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया। सीमा पार करने से घुसपैठी की कोशिश, सतर्क बीएसएफ जवान की बड़ी कार्रवाई। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। पठानकोट के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठियों की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। 26 फरवरी की सुबह ताशपतन बॉर्डर पोस्ट पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। जवानों ने घुसपैठियों को चेतावनी दी, लेकिन वह नजरअंदाज कर लगातार आगे बढ़ता रहा। सुरक्षा खतरे को भांपते हुए जवानों ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। बीएसएफ के अनुसार घुसपैठियों की पहचान और मंशा की जांच की जा रही है। सतर्क जवानों ने घुसपैठियों को नाकाम कर दिया। बीएसएफ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस घटना पर पाकिस्तानी रेंजर्स के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। महाशिवरात्रि पर घोषित हुई केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 2 मई प्रातः 7 बजे खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। पंच केदार गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर उखी मठ में राउल भीमाशंकर लिंग में उपस्थित में आचार्यों द्वारा पंचांग गणना कर यह निर्णय लिया गया। तिथि के अनुसार श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे सुबह शुभ मुहूर्त में खुलेंगे। इस अवसर पर राउल भीमाशंकर लिंग विशेष रूप से ओखी मठ पहुंचे। पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश लिंग और
गंगाधर लिंग ने बताया कि ओकारेश्वर मंदिर में सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई। बाबा केदार और बाल भोग और महाभोग अर्पित कर आरती की गई। तत्पश्चात विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोलने की तिथि घोषित की गई। केदारनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है, श्रद्धालुओं के लिए 2 मई से पुनः दर्शन हेतु उपलब्ध होगा। म्यांमार में अशांति के कारण भारत और थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट अटका। 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे का 70% निर्माण पूरा, लेकिन तय समय सीमा नहीं। भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण म्यांमार में जारी अशांति के कारण बाधित हो गया। ये हाईवे मणिपुर के मोरेह से थाईलैंड के माई शॉट तक जाएगा और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एडवांटेज असम समिट में कहा कि म्यांमार की स्थिति में इस परियोजना को रोक नहीं सकती। हमें व्यवहारिक समाधान तलाशने होंगे। इस हाईवे को 70% निर्माण कार्य जुलाई 2023 को पूरा हो चुका था, लेकिन बार बार देरी के कारण इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं हुई। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ संबंध मजबूत हुए। जापान और दक्षिण कोरिया भी भारत की विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। थाईलैंड और मलेशिया ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में छूट दी है, जिससे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। महाकुंभ पर ममता बनर्जी की टिप्पणी पर मिथुन चक्रवर्ती ने जताई आपत्ति। 70 करोड़ श्रद्धालु ने संगम में स्नान किया, मिथुन चक्रवर्ती का जवाब। भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर सनातन धर्म की शक्ति को प्रदर्शित किया। मिथुन ने ममता के बयान को गलत बताते हुए कहा कि क्या यह गलत है कि इतने लोग आए हैं। ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ होने का दावा झूठा है और पुनः स्नान का सहयोग हर साल आता है। उन्होंने महाकुंभ का सम्मान करने की बात कही, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने मृत्यु कुंभ शब्द का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों का मुआवजा देने की मांग की। इस बीच महाशिवरात्रि स्नान के लिए विशेष तैयारियां की गई। संगम पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नजदीकी घाटों पर स्नान करने की अपील की। एयर इंडिया की सेवा पर उठा विवाद, जयबीर शेरगिल ने एक्स पर जताई नाराजगी। शिवराज सिंह चौहान ने भी एयर इंडिया की टूटी सीटों पर उठाए थे सवाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एयर इंडिया की टूटी सीटों पर आपत्ति जताने के बाद विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि भाजपा नेता जयबीर शेरगिल ने भी एयरलाइन पर निशाना साधा। उन्होंने एयर इंडिया को सबसे खराब एयरलाइन बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि यदि सबसे खराब एयरलाइनों के लिए ऑस्कर होता तो एयर इंडिया हर श्रेणी में जीत जाती। उन्होंने टूटी सीटों, खराब कर्मचारी सेवा और लचर ग्राहक सहायता को लेकर नाराजगी जताई। शेरगिल की पोस्ट के 9 घंटे बाद एयर इंडिया ने जवाब दिया और असुविधा के लिए खेद जताते हुए यात्रा विवरण साझा करने को कहा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल से दिल्ली उड़ान के लिए दौरान टूटी सीट मिलने पर एयरलाइन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इस विवाद के बीच अन्य यात्रियों ने भी एयर इंडिया की सेवाओं पर नाराजगी जताई। हालांकि कुछ लोगों ने सुधार के प्रयासों का समर्थन भी किया। महाशिवरात्रि पर काशी में महाकुंभ जैसी भव्यता, नागा सन्यासी की ऐतिहासिक पेशवाई। महाशिवरात्रि पर बुधवार को काशी में भव्य नजारा देखने को मिला, जो प्रयागराज महाकुंभ जैसा प्रतीत हुआ। हनुमान घाट से काशी विश्वनाथ धाम तक श्रद्धालुओं ने दिव्य दृश्य का दर्शन किया। पहली बार नागा सन्यासी ने गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश किया, जहां पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत हुआ। 7 अखाड़ों के नागा साधु सन्यासियों ने आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। बग्घी घोड़े और वाहनों से निकली पेशवाई में डमरू, शंखनाद और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। गंगा स्नान के बाद विभिन्न अखाड़ों के नागा सन्यासी अलग अलग घाटों से निकले और गोदलियों पर एकत्र होकर बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। पेशवाई में 12 रथ, घोड़े और बैंड बाजे शामिल रहे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का स्वागत किया। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार सुबह से हजारों साधु सन्यासी मंदिर परिषद में प्रवेश कर चुके थे। बच्चों की तस्करी का खुलासा, लिंग और रंग के आधार पर तय होती थी कीमत। बच्चों की अवैध बिक्री में अस्पतालों की मिली भगत। पुलिस कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी है।
एक संगठित गिरोह नवजात और मासूम बच्चों की तस्करी में लिप्त था, जहां बच्चे का लिंग और रंग रूप उसकी कीमत तय करते थे। गोरा लड़का ऊंची कीमत पर बेचा जाता, जबकि सांवली संतान लड़की कम पैसों में तस्करों के हवाले कर दी जाती। गिरोह के ग्राहक खासतौर पर स्वस्थ और सुंदर बच्चों की मांग करते थे। एसीपी अलीगंज ब्रज नारायण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गिरोह में ऐसी महिलाएं भी थी जो खुद बच्चे जन्म देकर उन्हें बेचती थी। झारखंड और दिल्ली से जुड़े कुछ संदिग्ध की भूमिका की जांच हो रही है। गिरोह का सरगना विनोद अस्पतालों में महिला कर्मचारियों की भर्ती करवाकर गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाता था। आईवीएफ सेंटरों में सक्रिय गिरोह निसंतान दंपतियों को झांसे में लेकर नवजात उपलब्ध कराता था। फॉरवर्ड के जरिए सौदे तय होते, बच्चों की तस्वीरें भेजी जाती और यहाँ तक कि रंग बदलने की गारंटी भी दी जाती थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें टॉप 10।